हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज का टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालमटोल। ये चीज हम सब ने कभी ना कभी की है, राइट? एग्जाम्स हों, डेडलाइंस हों या घर का कोई काम। हाँ, बिल्कुल। और अक्सर लोग इसे सिर्फ लेजीनेस या टाइम मैनेजमेंट की कमी समझ लेते हैं, पर इसके पीछे का साइकोलॉजी काफ़ी गहरा है। ये सिर्फ काम टालना नहीं, बल्कि एक तरह का इमोशनल स्ट्रगल है। इंटरेस्टिंग। इमोशनल स्ट्रगल, ये तो सोचा नहीं था। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि हम टालमटोल करते क्यों हैं और इससे कैसे निपट सकते हैं। चलो इसमें गोता लगाते हैं। तो अगर ये आलस नहीं है तो फिर क्या है एग्जैक्टली? आपने कहा इमोशन रेगुलेशन, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखो, मतलब ये कि जब हम कोई काम टालते हैं तो हम असल में उस काम से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, जैसे एंग्जाइटी, अरे यार ये कैसे होगा, या बोर्डम, उफ कितना पकाऊ है, या सेल्फ डाउट, मुझसे होगा भी या नहीं, फ्रस्ट्रेशन या फेल होने का डर, इन सब से बच रहे होते हैं। अच्छा। उस वक्त टालने से जो फौरी राहत मिलती है, इमीडिएट रिलीफ, वो एक आदत बन जाती है। भले ही हमें पता हो कि बाद में दिक्कत होगी, पर वो उस पल का आराम। हाँ हाँ, वो मोमेंटरी एस्केप, राइट? एग्जैक्टली और रिसर्च बताती है कि करीब 20% अडल्ट्स तो क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, मतलब आदत से मजबूर। पर कभी-कभी तो लगभग हर कोई करता है। 20%, ये तो काफी ज्यादा है। ओके, तो ये दिमाग में कैसे काम करता है? क्या कोई ब्रेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, कोई इंटरनल बैटल? हाँ, बिल्कुल। हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स के बीच एक तरह की खींचतान चलती है, बैटल ही समझ लो। जी। एक है लिम्बिक सिस्टम, ये हमारा इमोशनल सेंटर है। लिम्बिक सिस्टम, ओके। हाँ, ये बहुत इम्पल्सिव है, तुरंत अच्छा महसूस करना चाहता है। जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग काम सामने आता है ना, तो ये सिस्टम खतरे का सिग्नल देता है, अरे भागो, स्ट्रेस आ रहा है, और हमें उससे बचने को कहता है। और दूसरा सिस्टम, वो जो लॉजिकल वाला होगा? कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, अच्छा। ये सब इसका काम है। ये जानता है कि हाँ भाई, डेडलाइन है, काम पूरा करना जरूरी है, पर इसे लिम्बिक सिस्टम के इमोशनल इंपल्स को ओवरराइड करने के लिए ज्यादा दिमागी ताकत लगानी पड़ती है, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। और लिम्बिक सिस्टम ज्यादा पावरफुल है उस मोमेंट में? उसके सिग्नल तेज और ज्यादा असरदार होते हैं, बिल्कुल। इसीलिए सिर्फ विल पावर से हमेशा काम नहीं चलता। जब थके हो, स्ट्रेस्ड हो, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे 3 हफ्ते बाद की डेडलाइन है तो लगता है अरे बहुत टाइम है यार, अभी क्यों टेंशन लेना, फ्यूचर सेल्फ देखेगा। एग्जैक्टली इसे कहते हैं टेम्परल डिस्काउंटिंग, या प्रेजेंट बायस भी कहते हैं। हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स की कीमत आज मिलने वाले छोटे रिवॉर्ड्स के मुकाबले बहुत कम आंकते हैं। मतलब आज सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या वीडियो देखने का मजा, वो इमीडिएट है, टेंजिबल है। फ्यूचर में काम पूरा होने का जो एब्स्ट्रैक्ट फायदा है, वो दूर की कौड़ी लगता है। सही बात है। तो हमारा आज वाला सेल्फ वो फैसले लेता है जिन पर हमारा फ्यूचर सेल्फ बाद में पछताता है। तो ये बेसिकली सेल्फ कंट्रोल की कमी हुई, सेल्फ रेगुलेशन फेलियर। हाँ, इसे सेल्फ रेगुलेशन फेलियर कह सकते हैं। ये वो एबिलिटी है जिससे हम शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, थोड़ी बोरियत या मुश्किल के बावजूद अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से काम करते हैं। पर सेल्फ रेगुलेशन एक मसल की तरह है। मसल की तरह मतलब थक जाती है? हाँ, इस्तेमाल करने पर थक जाती है और रिकवर होने के लिए आराम चाहिए। जब हम स्ट्रेस्ड, थके हुए या इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं तो हमारी ये कैपेसिटी कम हो जाती है। और फिर टालमटोल करने की संभावना बढ़ जाती है, आसान रास्ता चुन लेते हैं। बिल्कुल। पर कमाल की बात यह है कि टालमटोल करने से तो और स्ट्रेस होता है, वो गिल्ट, वो डेडलाइन का प्रेशर। एग्जैक्टली ये एक विशस साइकिल बन जाता है, एक दुष्चक्र। टाल मटोल से होने वाली गिल्ट, एंग्जाइटी और स्ट्रेस हमारी सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी को और कम कर देते हैं, जिससे और ज्यादा टालमटोल होती है। वाओ। हाँ, फंस जाते हैं इसमें। ये साइकिल तोड़ना तो वाकई चैलेंज होगा। अच्छा, क्या सब लोग एक ही वजह से टालमटोल करते हैं या इसके भी टाइप्स होते हैं? जैसे कुछ लोग परफेक्शन के चक्कर में टालते होंगे। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अलग अलग वजह हो सकती हैं। कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स या पैटर्न्स दिखते हैं। जैसे आपने कहा, एक होते हैं परफेक्शनिस्ट्स। हाँ। ये लोग इतने हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि उन्हें डर लगता है कि वो परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे, तो फेल होने के डर से शुरू ही नहीं करते। और टालना एक एक्सक्यूज बन जाता है कि टाइम कम था। हाँ बिल्कुल, अगर ज्यादा टाइम होता तो और अच्छा करता। ये उनकी सेल्फ इमेज को बचाता है,
उनकी सोच होती है या तो परफेक्ट होगा या शुरू ही नहीं करेंगे, ऑल और नथिंग। और कौन से टाइप्स होते हैं? विजन बनाने में अच्छे होते हैं, बड़े सपने देखते हैं, पर डिटेल्स में जाना या उन्हें इम्प्लीमेंट करना वो बोरिंग या मुश्किल लगता है। विजन तो होता है पर एक्शन प्लान नहीं होता या उस पर काम नहीं करते। अच्छा, मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट टाल देते हैं। हाँ, और एक और टाइप है दी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड या मतलब काम बहुत ज्यादा लगने वाले। हाँ, जब काम बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, तो कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्या प्रायोरिटी दें। ये सब सोचकर इतनी एंग्जाइटी होती है कि टालना ही आसान लगता है। ये तीनों ही बड़े रिलेटेबल लग रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में। इसमें इमोशंस का रोल तो बहुत ही सेंट्रल है। एंग्जाइटी का क्या, वो तो कारण भी है और नतीजा भी है ना। एंजाइटी का तो डबल रोल है, बिल्कुल सही कहा। परफॉर्मेंस एंजाइटी या जजमेंट का डर कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा करूंगी, ये हमें पहले टालने पर मजबूर करता है। फिर टालने की वजह से डेडलाइन पास आने की एंजाइटी और बढ़ जाती है, काम पाइल अप हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आखिर में यही बढ़ी हुई एंग्जाइटी ही उन्हें काम शुरू करने पर मजबूर करती है। हाँ लास्ट मिनट पैनिक। हाँ, ये भी होता है जब डर इतना बढ़ जाए कि वो इनएक्शन के डर से भी ज्यादा हो जाए। पर ये हेल्दी तरीका नहीं है बिल्कुल। और वो गिल्ट और शेम वाली फीलिंग, मैं कितना लेजी हूँ या मुझसे होता ही नहीं, ये कितना कॉमन है? ओह, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर्स अक्सर बहुत ज्यादा शेम महसूस करते हैं। उन्हें लगता है उनमें कोई कमी है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये शेम मोटिवेट करने के बजाय और ज्यादा टालम टोल करवाता है, क्योंकि लोग अपनी इस फेलियर को फेस करने से बचते हैं। तो खुद को कोसने से बात और बिगड़ती है। हाँ, रिसर्च दिखाती है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म से ज्यादा सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद के प्रति थोड़ी दया, थोड़ी नरमी, वो सेल्फ रेगुलेशन को बेहतर बनाता है। ये समझना कि हाँ मुश्किल है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, पर मैं कोशिश कर सकता या कर सकती हूँ। सेल्फ कंपैशन ये जरूरी है। बिल्कुल। और एक और चीज है जिसे प्लेजर पेन मिसकैलकुलेशन कहते हैं। प्लेजर पेन मिसकैलकुलेशन, ये क्या है? हम अंदाजा गलत लगाते हैं। हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि काम शुरू करना कितना बुरा लगेगा, कितना अनप्लेजेंट होगा, ओ गॉड ये तो बहुत ही बेकार होने वाला है। और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि काम पूरा होने पर कितनी राहत मिलेगी, कितनी खुशी होगी। हाँ, ये होता है। और हम ये भी अंडर एस्टिमेट करते हैं कि टालते रहने से जो एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो कितनी ज्यादा तकलीफ देती है लॉन्ग रन में। तो ये गलत हिसाब किताब हमें फंसाए रखता है। बात तो है, अक्सर शुरू करने के बाद लगता है अरे इतना भी बुरा नहीं था ये, पर वो पहला कदम उठाना। ओके, तो सिर्फ काम लेट होने या डेडलाइन मिस करने के अलावा और क्या नुकसान है इसके? हिडन कॉस्ट क्या है? बहुत सारे हैं, और ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। पहला तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर असर। अच्छा, कैसे? क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन को ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के रिस्क से जोड़ा गया है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, नींद खराब हो सकती है। बाप रे। हाँ, क्योंकि वो अधूरा काम दिमाग में घूमता रहता है, एक कांस्टेंट लो लेवल स्ट्रेस बना रहता है। और लोग हेल्थ चेकअप्स, एक्सरसाइज जैसी जरूरी चीजें भी टालते हैं। ये तो खतरनाक है। और रिश्तों पर, करियर पर? रिलेशनशिप्स और करियर पर भी असर पड़ता है। जब आप भरोसेमंद नहीं रहते, बार बार वादे तोड़ते हैं, तो रिश्ते खराब होते हैं। लोग आपको सेल्फिश या अनरिलायबल समझ सकते हैं। प्रोफेशनली करियर ग्रोथ रुक सकती है, मौके हाथ से निकल सकते हैं, आपकी रेप्यूटेशन खराब होती है, और रश्ट काम की क्वालिटी अक्सर अच्छी नहीं होती। हाँ, ये तो है। और फिर ओवरऑल वेलबींग, मतलब जिंदगी से सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। लगातार गिल्ट, स्ट्रेस और सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा लगता है कि अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो काफी सीरियस मामला है। ओके, ये सब समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि करें क्या? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं? इससे निपटें कैसे? बिल्कुल, सॉल्यूशंस पर आते हैं। अच्छी बात यह है कि कई एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं। कोई एक मैजिक बुलेट नहीं है, पर अलग-अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब अपनी सोच को बदलना। सोच को बदलना कैसे? अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानो और चैलेंज करो। जैसे ये बहुत भयानक होगा को बदलो, ये चैलेंजिंग है पर मैं इसे छोटे हिस्सों में कर सकती हूँ, या परफेक्ट नहीं हुआ तो करने का क्या फायदा।
को बदलो, डन इज बेटर देन परफेक्ट, या कुछ करना न करने से तो बेहतर है। टास्क को रिफ्रेम करना। हाँ, मुझे ये करना है बोझ की जगह सोचो मुझे ये करने का मौका मिल रहा है, या मैं ये करना चुन रही हूँ, चॉइस। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय समझो, ठीक है आज टल गया, कल फिर कोशिश करूंगी। ओके, सेल्फ कंपैशन। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, पक्का इरादा। मतलब सिर्फ सोचना नहीं, प्लान करना। हाँ, Exactly. सामान्य प्लान। हाँ, सिर्फ बाद में करूंगा कहने की बजाय तय करो कि कब, कहाँ और कैसे काम करोगे। स्पेसिफिक प्लान, जैसे कल सुबह नाश्ते के बाद अपनी डेस्क पर बैठकर 25 मिनट के लिए पहला सेक्शन आउटलाइन करूंगी। इससे डिसीजन मेकिंग एनर्जी बचती है और शुरू करना आसान होता है। ये अच्छा है। ये स्पेसिफिक प्लान। और द 5 मिनट रूल, बस 5 मिनट के लिए काम करने का कमिटमेंट करो। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू करने के बाद लोग अक्सर 5 मिनट से ज्यादा काम कर लेते हैं। वो मोमेंटम बन जाता है। इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट से भी जोड़ते हैं। अधूरा काम दिमाग में अटक जाता है। अच्छा, ये ट्राई करने लायक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ? हाँ, कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। पोमोडोरो टेक्निक पता है? 25 मिनट फोकस करके काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। ये साइकिल रिपीट करो, काम मैनेजेबल लगता है। हाँ, सुना है। और टाइम बॉक्सिंग, टास्क के लिए कैलेंडर में फिक्स्ड टाइम ब्लॉक रखो। जैसे मंडे 4 से 5 बजे तक रिपोर्ट पर काम। बस उस टाइम में उसी पर फोकस करो, भले ही पूरा ना हो। प्रोसेस पर फोकस, आउटकम पर नहीं। ओके, टाइम बॉक्सिंग। और एक मजेदार है, टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब? बोरिंग काम के साथ कोई पसंदीदा चीज जोड़ दो। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनो जब बर्तन धो रहे हो, या बोरिंग पेपर वर्क कर रहे हो, तो काम थोड़ा इंजॉयबल बन जाता है। हाँ, ये बढ़िया है। माहौल का भी कुछ फर्क पड़ता होगा। डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल। इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करो, फोन दूर रखो, और कमिटमेंट डिवाइसेस इस्तेमाल करो। किसी दोस्त को अपना गोल बताओ, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। सोशल प्रेशर काम करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, हाँ, ये मदद कर सकता है। इमोशंस का क्या करें? उन्हें कैसे हैंडल करें? एड्रेस इमोशंस डायरेक्टली। एक प्रोक्रास्टिनेशन लॉग बना सकते हो, क्या टालते हो, तब कैसा फील होता है। इससे पैटर्न्स पता चलेंगे। इमोशन रेगुलेशन स्किल्स सीखो, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, या जरूरत पड़े तो थेरेपी। फियर ऑफ फेलियर पर कॉन्शियसली काम करो। और अगर काम बहुत बड़ा लगे तो? टास्क स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अपनाओ। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे कॉन्क्रीट स्टेप्स में तोड़ो। राइट बुक नहीं, राइट 500 वर्ड्स टुडे। छोटे स्टेप्स, मैनेजेबल चंक्स। हाँ, और सबसे आसान हिस्से से शुरू कर सकते हो टू बिल्ड मोमेंटम। प्रोग्रेस रिचुअल्स बनाओ, जैसे काम शुरू करने से पहले एक खास तरह की चाय पीना या कोई प्लेलिस्ट सुनना। सिग्नल टू योर ब्रेन कि अब फोकस टाइम है। ये सारी स्ट्रैटेजीज बहुत यूजफुल लग रही हैं, पर क्या कभी ये सिर्फ आदत से ज्यादा कुछ हो सकता है? जैसे कोई अंडरलाइंग कंडीशन, आपने ADHD, डिप्रेशन की बात की थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कभी कभी प्रोक्रास्टिनेशन किसी गहरी चीज का सिम्टम होता है। जिन लोगों को ADHD या एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर होता है, उनके लिए फोकस करना, ऑर्गेनाइज करना, इनिशिएट करना न्यूरोलॉजिकली मुश्किल होता है। उनके लिए स्टैंडर्ड एडवाइस काफी नहीं होती। उन्हें ज्यादा स्ट्रक्चर, रिमाइंडर्स और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। और डिप्रेशन? डिप्रेशन मोटिवेशन और एनर्जी छीन लेता है, तो काम शुरू करना ही भारी लगता है, भले ही वो चाहें। एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी टालमटोल का कारण बन सकते हैं अगर टास्क किसी डर को ट्रिगर करता है। तो ऐसे में सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन पे काम करने से फायदा नहीं होगा? नहीं, ऐसे मामलों में अंडरलाइंग कंडीशन का इलाज करना जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप बेहतर हो सकता है जब वो कंडीशन मैनेज हो जाए। ये समझना जरूरी है। तो इन स्ट्रैटेजीज को आदत कैसे बनाया जाए? लॉन्ग टर्म चेंज कैसे लाएं? देखो, प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट लूप है। क्यू, टास्क देखकर एंग्शियस फील करना। रूटीन, डिस्ट्रैक्शन ढूंढना जैसे फोन उठाना। रिवॉर्ड, टेम्परेरी रिलीफ। इसे तोड़ने के लिए क्यू पहचान कर रूटीन बदलना होगा। जैसे क्यू एंग्जाइटी आए तो रूटीन बदलो, फोन की जगह 5 मिनट रूल ट्राई करो।
रिवॉर्ड, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा पर प्रोडक्टिव वे में। हैबिट लूप को बदला। हाँ, और दूसरा तरीका है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब सिर्फ ये मत सोचो मैं टाल-मटोल बंद करना चाहता हूँ। ये सोचो मैं ऐसा इंसान बन रहा हूँ जो अपने कमिटमेंट्स पूरे करता है, या मैं एक एक्शन टेकर हूँ। हर छोटा एक्शन जो आप लेते हो वो इस नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट बन जाता है। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। ये पावरफुल लग रहा है, अपनी आइडेंटिटी बदलना। और अगर फिर से टाल-मटोल हो जाए तो सेटबैक्स तो आते ही हैं। बिल्कुल, प्रोग्रेस सीधा नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। सेटबैक्स नॉर्मल हैं। जरूरी ये है कि सेटबैक को फेलियर मानने की बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। खुद से पूछें क्या ट्रिगर हुआ, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। मतलब एनालाइज करो, कोसना नहीं। एग्जैक्टली। और सेल्फ कंपैशन, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। बी काइंड टू योरसेल्फ इन द प्रोसेस। तो कुल मिलाकर प्रोक्रास्टिनेशन एक कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये समझना जरूरी है। हाँ, और इसे समझने से ही सही तरीके निकल सकते हैं। सेल्फ कंपैशन, पेशेंस और अलग-अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करना जरूरी है। गोल परफेक्ट प्रोडक्टिविटी नहीं है। बल्कि टास्क्स और इमोशंस के साथ एक हेल्दियर रिलेशनशिप बनाना है। बिल्कुल सही। शायद ये सोचने वाली बात है कि कोई इंसान किसी खास काम को ही क्यों टाल रहा है। क्या उस काम से जुड़ा कोई डर है, या बोरियत, या कंफ्यूजन? शायद उस वजह को समझना ही पहला कदम हो सकता है उससे निपटने का। बिल्कुल, स्पेसिफिक ट्रिगर्स को समझना बहुत हेल्पफुल हो सकता है, उस क्यों का जवाब ढूंढना। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!